A very very good afternoon to all my dear students. कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन. अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से एक बार यस या थम्स अप कर दीजिए, फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे. गुड आफ्टरनून कुमकुम, दिया, दीपक, सुमित, हेलो एवरीवन, आशी. ऑडियो वीडियो क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू सो मच. मैं बिल्कुल अच्छी हूँ. विश यू ऑल आर अ हैप्पी न्यू ईयर टू. आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के लेक्चर नंबर 6 पर आ गए हैं. ऑडियो वीडियो ओके स्टूडेंट्स? चलिए ग्रेट. तो आइए आज इस नए साल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की हम शुरुआत करेंगे. विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. और इस नए साल के लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी में वैसे तो कोई भी अंतर नहीं है, केवल एक डेट चेंज हो रही है. पर ये अंतर, ये डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम उस एक कोई चीज को जो हमसे 2024 में गड़बड़ हो रही थी उसे हम रेक्टिफाई करने का प्रण ले लें आज और उसको फॉलो करें, तो ही ये हैप्पी न्यू ईयर बोलना, ये हैप्पी न्यू ईयर के रील्स देखना या उसके बारे में सोचना, तभी उसका कोई मतलब बनेगा अगर हम इसे एक स्टेपिंग स्टोन की तरह लेंगे. अदरवाइज इट इज जस्ट अ चेंज ऑफ डेट. अदरवाइज तो बस लोग रील्स बना रहे हैं, आप उनके व्यूअर्स बन रहे हैं, वो उससे पैसा कमा रहे हैं और आप अपना समय वैसे ही बर्बाद कर रहे हैं जैसा 31 दिसंबर तक कर रहे थे, वही आप 1 जनवरी से करेंगे. कोई अंतर नहीं होगा, राइट? बहुत खुशी की बात है अगर 31 को आप लोगों ने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, क्योंकि आपका सेलिब्रेशन अब मेडिकल कॉलेज में होगा. नेक्स्ट ईयर आपके लिए हर दिन एक समान है. आपके लिए तब तक कोई सेलिब्रेशन नहीं है अब जब तक नीट होगा. थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन सत्य बात है. अब हम सेलिब्रेट नीट के बात करेंगे. अब हम सेलिब्रेट अपनी पढ़ाई को करेंगे. मेरा एक बैकलॉग था, मैंने क्लियर कर लिया. इट्स अ सेलिब्रेशन फॉर मी. इट इज ऑलरेडी अ सेलिब्रेशन फॉर मी. मुझे एक टॉपिक टफ लगता था, मैंने पक्का कर लिया. मैंने इसके PYQs पेंडिंग थे, कर ली. इट्स अ सेलिब्रेशन फॉर मी. मेरे चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए. और क्या होता है सेलिब्रेशन? जब आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी और चेहरे पे स्माइल आ जाए. उस हर पल आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो बहुत अच्छा किया, नहीं किया, टाइम वेस्ट नहीं करना है. और आज 3.0 में मैंने कोट बताया था. एक ब्रिटिश राइटर है बहुत फेमस, उन्होंने कहा था कि यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग. आप पीछे जाकर शुरुआत को नहीं बदल सकते, बट यू कैन ऑलवेज स्टार्ट राइट नाउ एंड चेंज द एंडिंग. पर आप आज एक नई शुरुआत करके अपने अंत को बदल सकते हैं, उस कहानी के अंत को बदल सकते हैं. तो जो हो गया हो गया, उसके लिए गिल्टी नहीं फील करना, रिग्रेट फील नहीं करना, पछतावा नहीं सोचना, डरना नहीं है कि दोबारा से अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा. आज से एक नई शुरुआत करो. अपनी एक हैबिट, कोई भी जिसके कारण 2024 आपको लगता है कि मेरा समय खराब हुआ, चाहे वो आलस है, चाहे वो ओवर थिंकिंग है, चाहे वो सोशल मीडिया का ज्यादा यूज है, चाहे वो ज्यादा सोना है, चाहे वो ज्यादा बातें करना है किसी से, चाहे वो टाइम वेस्ट करना है, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन करना है, वो जो भी हो, जो भी हो, उसे आज से खत्म करना है. एक हैबिट, एक, ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं करनी. वो 10-10 गोल नहीं बनाने, वो कोई नहीं बनाता, ना कोई उसको फॉलो करता है. ठीक है? यस, यस, it's really a very motivating line. You can't go back and change the beginning, but you can always start right now where you are and change the ending. So let's change the ending. Let's change the ending to a positive note. Let's change the ending to getting above cutoff marks in NEET. Let's change the ending in being not regretful, not fearful, not negative, not wasting time, and reaching the goal. चलो, तो सब लोग मेरे साथ इस बात की कसम खाइए कि जहां जहां जो जो कमी रही है उस एक बात को हम आज से सुधारेंगे और रोज उसे फॉलो करेंगे. वरना 31 दिसंबर 2024 हो, 1 जनवरी 2025 हो, चाहे 25 जनवरी 2025 हो, बेटा जीवन में फिर कोई बदलाव नहीं आने वाला. तो सबके चेहरे पे स्माइल. चलो आओ अपनी गुरु माँ के साथ आज अभी सेलिब्रेट कर लो. चेहरे पे स्माइल ले आओ, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी. उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का. बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो. शुरू करें कहानी. तो
आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बट उसके पहले मैं आपको कुछ लिखवाऊंगी। एक बार इतना लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। एक मिनट दीजिएगा प्लीज मुझे। एक मिनट स्टूडेंट्स। हाँ, आप हेडिंग लिख लो एक बार, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेरे हॉस्पिटल का कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है। चल आइए, एक और दूसरी हेडिंग लिख लो। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस लिख लिया आपने, अब दूसरी हेडिंग लिखो बेटा एक बार, जीन इंटरैक्शंस। जीन इंटरैक्शन। हमने अभी तक इस क्लास के अंदर एक जीन के जो अलील्स हैं उनके बीच में रिश्ते पढ़े। एक स्कूल के अंदर इंट्रा स्कूल एक जीन के अलील्स यानी इंट्राजीनिक इंटरैक्शन, यानी ऐसा रिश्ता जो बिटवीन अलील्स ऑफ अ जीन, एक जीन के अलील्स के बीच में रिश्ते। क्या रिश्ता हो सकता है कि वन डोमिनेंट है, वन रेसेसिव है, वन इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है ओवर अदर, दोनों को डोमिनेंट है, या वन जीन के टू अलील्स ना हो के मोर देन टू अलील्स हैं। ये सब एक जीन की बात की गई थी, एक जीन की। सो रिलेशन बिटवीन, आई कैन राइट रिलेशन बिटवीन अलील्स ऑफ अ जीन। इसके अंदर हमने कई सारे रिश्ते देखे, एक नॉर्मल डोमिनेंस रेसेसिव, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऐसा रिश्ता भी हो सकता है, या को डोमिनेंस हो सकता है, या इवन प्लियोट्रॉपी हो सकता है, जहां पर एक जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, या मल्टीपल एलेलिज्म हो सकता है। तो ये हमने कुछ रिश्ते पढ़े। बट स्टूडेंट्स, कभी कभी दो जीन्स के बीच में भी रिश्ता होता है। दो जीन्स जो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए कोडिंग करते हैं, उनके बीच में भी रिश्ता हो सकता है। टू स्कूल्स के बीच में इंटर स्कूल, तो टू जीन्स के बीच में इंटरजीनिक इंटरैक्शन, यानी रिलेशन बिटवीन टू जीन्स। ये टू डिफरेंट जीन्स हैं जो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए कंट्रोलिंग कर रहे हैं। जैसे एक हमने पढ़ा था कि सपोज करो एक क्रोमोसोम पर हमने पढ़ा था सीड शेप का जीन है, और एक और अलग डिफरेंट क्रोमोसोम पर सीड कलर का जीन है। तो ये इंडिपेंडेंट है। आपको याद है कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये अपना अलग अलग 50-50 जाएंगे। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। याद है मैंने पढ़ाया था अगर कंप्लीटली लिंक्ड होंगे तो ही लेना देना होगा, वरना नहीं होगा। याद आ रहा है आपको? जो मेंडल जी ने भी हमें बताया था, जहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होगा, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसे हम कहते हैं नो रिलेशन। दोनों जीन्स के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, जो मेंडल जी ने हमें बताया था। मेंडल जी ने इसी की बात की थी, और यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हो रहा था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलोज, इसीलिए उन्हें सीड कलर भी 3:1 मिला था, येलो इज टू ग्रीन, और सीड शेप भी 3:1 मिला था, राउंड इज टू रिंकल्ड। हाँ, टोटल मिलाकर 3:1 का स्क्वायर मिला था। बेटा ऐसे ही अब नहीं पूछते हैं, ऐसे ही कई सारे और रिश्ते होते हैं। कहीं ऐसा होता है कि दोनों जीन्स सप्लीमेंट्री है, मतलब एक इतना मजेदार है, एक ए जीन हुआ तो गोल कद्दू बना, बी जीन से भी गोल कद्दू बना, और दोनों आ गए तो ऐसा स्पिंडल शेप का कद्दू बन गया। तो अब ये सब डिटेल में नहीं पूछते हैं,
कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, 2 डिफरेंट जीन्स हैं, मतलब उनके 2-2 अलील्स, यानी टोटल 4 अलील्स हो गए। ऐसा रिश्ता होता है जिसमें मुर्गे की कलगी ऐसी क्राउन शेप बनेगी, एक कंडीशन आई तो मुर्गे की कलगी ऐसी रोज गुलाब की पंखुड़ी जैसी बनेगी, एक मटर जैसी बनेगी। तो ये अलग अलग रिश्ते होते हैं। पहले हम लोग इसे बहुत डिटेल में पढ़ाते थे, अब बिल्कुल नहीं पढ़ाते, ना एनसीईआरटी में दिया है, ना नीट में सालों से क्वेश्चन आया है। कुछ जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स होते हैं, सप्लीमेंट्री जीन्स होते हैं। अब मैं ये इसलिए बता रही हूं कि अगर कभी किसी मॉड्यूल के अंदर, किसी टेस्ट के अंदर कहीं पर आपको इसके क्वेश्चंस दिख जाए तो आप घबरा मत जाना, आप समझ जाना कि इसको अपने को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यहां पर ये फॉलो नहीं होता लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनका आपस में रिश्ता रहता है। अपने को ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना, कभी भी मिल जाए। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडिटिव, पॉलीमरिक, बहुत सारे जीन्स होते हैं, इसलिए बता रही हूं मैं आपको कि ये नहीं पढ़ना है। अब अपने को जो पढ़ना है वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्टूडेंट्स, यहां पर भी ये फॉलो नहीं होगा, नॉट फॉलो। जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता है 2 जीन्स के बीच में, तो 9:3:3:1 का फिनोटिपिक रेशियो आता था, आप जानते। लेकिन जब ये फॉलो नहीं होगा तो जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो डिविएटेड फ्रॉम 9:3:3:1 आएगा, डिविएशन आएगा, फिनोटिपिक रेशियो डिफरेंट आएगा। हमारे सिलेबस के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये है जो हमने पढ़ लिया है, ये ऑफ कोर्स हमने पढ़ लिए हैं, और ये है जो अब हम पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस करना था कि स्टूडेंट्स के बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैम ये ऐसा लिखा हुआ है, हम क्या करें। बड़ा ध्यान से अब हम लिखते हैं, हेडिंग आपने लिखी हुई है, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से सुनो, इसका नाम है पॉलीजेनिक, यानी एक कैरेक्टर को मैनी जीन्स कंट्रोल करेंगे, यानी मोर देन 1 जीन कंट्रोल करेगा। मैंने आपको प्लियोट्रॉपी पढ़ाई थी, प्लियोट्रॉपी के अंदर एक जीन 2-3 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, यहां पर एक कैरेक्टर के कंट्रोल करने के लिए 2-3 जीन्स होंगे। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि 1 कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, अभी सब समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। 1 कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, कायदे से क्या होना चाहिए, पॉली मतलब मेनी जीन्स, या क्या होना चाहिए 2 या 2 से ज्यादा जीन्स, क्योंकि नॉर्मली हम जानते हैं 1 कैरेक्टर को 1 जीन कंट्रोल करता है। अगर 1 कैरेक्टर को 2 जीन्स, 3 जीन्स, 4 जीन्स, 5 जीन्स कंट्रोल करें, मेनी जीन्स कंट्रोल करें, तो उसे पॉलीजेनिक कैरेक्टर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहेंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 3 और मोर जीन्स, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, 2 और मोर देन 2 भी पॉलीजेनिक ही है, एक से ज्यादा, ये एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए मैंने लिख दिया है। यहां पर एक कैरेक्टर के लिए 2, 3, 4 जीन्स हैं जो मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। मैं यही लिख देती हूं ताकि ध्यान रहे कि प्लियोट्रॉपी में उल्टा था, वहां पर 1 जीन कंट्रोल्स मोर देन 1 कैरेक्टर, यहां पे 1 कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन। याद रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फिनाइल कीटोन्यूरिया का एग्जांपल याद कर लो, एक ही जीन है जो हेयर का पिगमेंटेशन, स्किन का पिगमेंटेशन, फिनाइल एलेनिन का मेटाबॉलिज्म, ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, मेंटल आईक्यू, एक ही जीन। एक ही जीन है जो स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च का साइज, ग्रेन का साइज और सीड का शेप, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल याद रहेगा तो डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। अब बेटा बड़ा ध्यान से एक बात और समझो, हमने जब मेंडलिज्म पढ़ा, मेंडलिज्म, उसके अंदर हमने देखा था कि अगर कैपिटल टी है तो भी 6 फीट की हाइट का पेड़ बना था।
अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी 6 फीट की हाइट का पेड़ बना था। अगर स्मॉल टी है तो 2-2.5 फीट की हाइट का पेड़ बना था। बेटा मेरी बात बड़ा ध्यान से समझो, यानी चाहे 1 डोमिनेंट अलील है, चाहे 2 डोमिनेंट अलील है, चाहे 1 डोमिनेंट अलील है, चाहे दोनों के दोनों डोमिनेंट अलील्स हैं, रिजल्ट सेम आ रहा था, रिजल्ट सेम आ रहा था। इसको ऐसा समझ लो कि एक भी डोमिनेंट अलील अगर आ रहा था तो वो इतना सफिशिएंट प्रोडक्ट बना रहा था, हार्मोन बना रहा था कि पेड़ की हाइट 6 फीट हो रही थी। लेकिन अगर मान लो, अगर लिखना मत, अगर मान लो कि मटर के अंदर हाइट में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता, मान लो अगर ऐसा होता कि 2 कैपिटल टी आने पे 6 फीट की हाइट होगी, 1 कैपिटल टी आने पे 4 फीट की हाइट होगी, और 1 भी नहीं आएगा तो 2 फीट की हाइट होगी। अगर ऐसा होता तो क्या मैं ये बोल सकती थी कि हर डोमिनेंट अलील थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बना रहा है? तो एक डोमिनेंट अलील ने थोड़ा प्रोडक्ट बनाया, दोनों डोमिनेंट अलील आए तो और ज्यादा प्रोडक्ट, और ज्यादा हार्मोन, और ज्यादा हाइट हुई। पर ऐसा होता नहीं है, मटर के अंदर ऐसा नहीं होता, मटर के अंदर ऐसा नहीं होता। पर कुछ और कैरेक्टर्स हैं, कुछ और स्पीशीज में जहां ऐसा होता है। जो मैंने अभी अभी बताया 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, इसे क्वांटिटी कहेंगे, क्वांटिटी, यानी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटी अलग अलग बन रही है, अलग अलग नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स के अकॉर्डिंग। इसे क्वालिटेटिव कहते हैं। एक भी डोमिनेंट अलील आ गया तो 6 फीट ही होगा। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है जो मेंडल ने हमें बताया है, क्वालिटेटिव। चाहे 1 डोमिनेंट आए, चाहे 2 डोमिनेंट आए, दोनों ही कंडीशन में सेम क्वालिटी, सेम अमाउंट बन रहा है, क्वांटिटी डिफरेंट नहीं हो रही है। बट अगर ऐसा हो कि हर डोमिनेंट अलील, जितने जितने डोमिनेंट अलील आएंगे उतना उतना प्रोडक्ट बनेगा, फिनोटाइप चेंज होगा हर बार, तो उसे क्वांटिटेटिव या मेट्रिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव। मैं अभी आपको एग्जांपल से जब समझाऊंगी तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एक जो हमारी टिप्स पर होना चाहिए वो है हमारा स्किन कलर। एक बार 2-3 एग्जांपल्स लिख लो। हमारी हाइट, हमारा दिमाग, हमारा इंटेलिजेंस, गेहूं के अंदर जो कर्नेल बनता है, गेहूं का जो बाल बनता है, उसका कलर, इवन गाय के अंदर जो दूध का आउटपुट है। बेटा अभी सब समझ आएगा, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, सब समझ आएगा। बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो कि हमारे स्किन कलर, हमारा स्किन का कलर एक जीन कंट्रोल करता, सपोज, और वो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस को फॉलो करता, सपोज, मान लो उस जीन को मैं एस कहती, 3 कंडीशंस हो सकती थी ऐसी। इस कंडीशन में बिल्कुल मिलानिन नहीं बनता, एकदम सफेद व्हाइट स्किन हो जाती। इस कंडीशन में मान लो जितना भी मिलानिन बनता, इस कंडीशन में भी उतना ही मिलानिन बनता। यानी अगर इस कंडीशन में नीग्रो एकदम काले बनते हम, तो यहां भी एकदम काले बनते। यानी पूरी दुनिया में 2 ही कलर के लोग होते, एक व्हाइट और नीग्रोस। या अगर ये डार्क भी होते तो सेम डार्क होते, चाहे 1 डोमिनेंट अलील आता, चाहे बोथ डोमिनेंट अलील आते। पर ऐसा होता नहीं है। हमारे स्किन कलर, स्किन कॉम्प्लेक्शन में शेड्स होते हैं। कोई गोरा है, कोई बहुत गोरा है, किसी की सूरजमुखी की तरह एकदम सफेद स्किन है, कोई डार्क है, कोई वेरी डार्क है, कोई एकदम नीग्रो जैसा डार्क है, ज्यादातर सांवले हैं, व्हीटिश हैं। हमारे में शेड्स हैं क्योंकि हमारे अंदर 1 कैरेक्टर, ये जो ह्यूमन स्किन कलर है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स। 3 जीन्स मतलब 6 अलील्स होंगे। और जितने ज्यादा डोमिनेंट अलील का नंबर होगा उतना ज्यादा मिलानिन बनेगा, उतना डार्क स्किन का कलर होगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? जरा यस या थम्स अप दे दो मुझे। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस समझ आया? क्वालिटेटिव मतलब चाहे एक डोमिनेंट अलील आए, चाहे दोनों डोमिनेंट अलील आए, सेम कलर बनेगा,
सेम प्रोडक्ट बनेगा, सेम अमाउंट बनेगा, सेम फिनोटाइप आएगा, पर यहां वेराइटी आएगी, शेड्स आएंगे। गेहूं में भी ऐसे ही होता है बेटा, अगर यहां पर भी वन जीन कंट्रोल करता गेहूं के कर्नेल कलर को, तो दोनों डोमिनेंट हो चाहे एक डोमिनेंट हो, दोनों कंडीशन में मान लो लाल रंग का बनता, और जब दोनों रेसेसिव होते तो व्हाइट रंग का बनता। पर गेहूं के अंदर शेड्स आते हैं, कर्नेल के अंदर कोई व्हाइट होता है, कोई पिंकिश होता है, कोई थोड़ा डार्क रेड होता है, कोई एकदम प्योर रेड होता है, डिफरेंट शेड्स आते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ? हमारी हाइट भी ऐसे ही है, अगर क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस होता तो हमारी भी 2 ही हाइट होती, या तो सब मान लो 2 फीट के हैं और या तो सब 6 फीट के हैं, मतलब या तो 6 फीट या तो 2 फीट, पर हमारी अलग अलग है, कोई 5 फीट है, कोई 5'2" है, कोई 5'3" है, कोई 5'4" है, कोई 4'8" है, कोई 6'2" है, अलग अलग है। ऐसी IQ भी, हमारा इंटेलिजेंस भी मेट्रिक क्वांटिटेटिव है। गाय के अंदर अगर क्वालिटेटिव होता, एक ही जीन कंट्रोल करता, तो या तो गाय 2 लीटर दूध देती मान लो, और या तो 10 लीटर, तो या तो 2 लीटर दे रही है, जितनी 2 वाली देंगी जिनमें दोनों रेसेसिव आएंगे, या अगर एक भी डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट आए तो वो सब 10 किलो दूध देंगी, 10 लीटर दूध देंगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई गाय 4 लीटर दे रही है, कोई 3 लीटर दे रही है, कोई 2 लीटर दे रही है, एक वेरिएशन देखने को मिलता है। आइए हम इसे और अच्छे से अब ह्यूमन स्किन कलर से समझते हैं। ह्यूमन स्किन कलर, ये कैरेक्टर है, हमारी स्किन का कलर कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स। सपोज करो मैं इन्हें नाम दे देती हूं ABC, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने इन्हें नाम दे दिया मान लो ABC, अलग अलग क्रोमोसोम्स पर है। नाउ ए जिस क्रोमोसोम पर है उसकी 2 कॉपी होगी होमोलोगस, दोनों पे कैपिटल ए आ सकता है, या एक पे कैपिटल ए स्मॉल ए, या दोनों पे स्मॉल ए। सेम ऐसा ही बी जिस क्रोमोसोम पर होगा उसकी भी 2 कॉपी होंगी, तो 2 सिचुएशंस पॉसिबल हैं। सेम ऐसे ही सी जिस क्रोमोसोम पर है उसकी भी 2 कॉपी होंगी, तो ये 3 कंडीशंस पॉसिबल है। बट क्या कलर आएगा वो इन तीनों जीन्स का कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा, यानी नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा खुद सोचो, अकल लगाओ, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम ये हो सकता है कि ये भी इस कंडीशन में आ जाए, ये भी इस कंडीशन में आ जाए, ये भी इस कंडीशन में आ जाए, यानी मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। ऑल डोमिनेंट अलील्स आ जाएं, ऑल डोमिनेंट अलील्स, ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, एक ही कंडीशन में, जब कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी आ जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 6 ना आए, 5 ही डोमिनेंट आए। अब 5 का कोई भी कॉम्बो हो सकता है बेटा, हो सकता है ये कैपिटल आए, ये एक स्मॉल आ जाए, या हो सकता है ये बी वाला एक स्मॉल आ जाए, या हो सकता है ए वाला एक स्मॉल आ जाए। कैसा भी कॉम्बो पॉसिबल है, कैसा भी कॉम्बो। अच्छा, फिर ऐसा भी हो सकता है 4 ही डोमिनेंट आए। अब 4 डोमिनेंट कैसा भी हो सकता है बेटा, हो सकता है ये ऐसी कंडीशन आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसी कंडीशन आ जाए, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 3 ही डोमिनेंट आए, ऐसा भी हो सकता है कि 2 ही डोमिनेंट आए, ऐसा भी हो सकता है कि 1 ही डोमिनेंट आए। एक ही डोमिनेंट मतलब या तो ऐसा हो जाए कॉम्बिनेशन, सॉरी एक ही डोमिनेंट लाना है ना, या तो ऐसा कॉम्बो हो जाए, या ऐसा कॉम्बो हो जाए, या ऐसा कॉम्बो हो जाए, व्हाटएवर। और या ऐसा भी हो सकता है एक भी डोमिनेंट ना आए, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है, मिनिमम। ये एक ही टाइम पॉसिबल है जब सारे के सारे ऑल रेसेसिव अलील्स आ जाए, ऑल रेसेसिव अलील। अब वो डिपेंड करेगा कि मम्मी पापा से हमारे अंदर किस कॉम्बिनेशन में आए हैं ये, यानी मिनिमम ऑल रेसेसिव आ जाए, ये मिनिमम है। मैक्सिमम ऑल डोमिनेंट आ जाए, और ये बीच की कंडीशन है, इंटरमीडिएट।
इंटरमीडिएट, 3 डोमिनेंट, रीडोमिनेंट एंड 3 रेसेसिव। अब वो कोई भी डोमिनेंट कोई भी रेसेसिव हो सकता है स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी कैपिटल सी हो, या कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल सी हो, स्मॉल बी स्मॉल सी हो, वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। यानी एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ये जो 3 जीन्स हैं, हो सकता है 6 के 6 डोमिनेंट हो सकता है 0 डोमिनेंट ऑल रेसेसिव हो सकता है 5 डोमिनेंट 4 डोमिनेंट 3 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट या 1 डोमिनेंट। अब जितने डोमिनेंट अलील्स होंगे वो उतना मिलानिन प्रोडक्ट बनाएंगे और उतनी स्किन डार्क होगी। यानी जब आप फिनोटाइप देखोगे, यानी उस इंसान की स्किन का कलर देखोगे, तो यहां सबसे ज्यादा मिलानिन बनेगा, यहां पर एकदम डार्क कलर आएगा जैसा कि अफ्रीकन्स में होता है, नीग्रोज में होता है, और यहां पे सबसे हल्का कलर आएगा जिसे सूरजमुखी बोलते हैं, पूरी सफेद स्किन होती है, एल्बिनोज बोलते हैं इन्हें, एल्बिनोज। और ये सांवले लोग हैं इंटरमीडिएट, इनका सांवला कलर आएगा, व्हीटिश कलर आएगा, जिन्हें मुलैटोज भी बोलते हैं, मुलैटोज। ना बहुत काले ना बहुत गोरे, हम इंडियंस ज्यादातर इस रेंज के हैं। इसे कह देंगे डार्क, इधर होगा वेरी डार्क। तो नीग्रो अगर 6 की 6 डोमिनेंट है, वेरी डार्क, फिर और हल्का हुआ तो डार्क, और कम बना तो इंटरमीडिएट, फिर बना, फिर ये बना लाइट, फिर ये बना वेरी लाइट। अब आप लाइट बोलो या फेयर बोलो एक ही बात है, ये हो गया वेरी फेयर, बहुत गोरा, और ये पूरा सूरजमुखी जैसा। ये डार्केस्ट कलर है, ये लाइटेस्ट कलर है, ये इंटरमीडिएट कलर है। दिस विल बी द डार्केस्ट कलर, मैं लिख देती हूं, दिस इज डार्केस्ट एंड दिस इज लाइटेस्ट। जब ऑल डोमिनेंट होंगे तो डार्केस्ट है बेटा, ऑल डोमिनेंट होंगे, ऑल डोमिनेंट होंगे तो डार्केस्ट है, ऑल रेसेसिव होंगे तो लाइटेस्ट है, और आधे डोमिनेंट एंड आधे रेसेसिव होंगे तो बीच का कलर है। हर डोमिनेंट अलील प्रोडक्ट बना रहा है थोड़ा थोड़ा। कितने स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई? जरा यस या थम्स अप दे दीजिए। यानी मिलानिन कितना बन रहा है उससे हमारा स्किन कलर डिसाइड होता है, और मिलानिन ये मिलकर बना रहे हैं, इसीलिए वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, यानी ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसमें वेरिएशंस मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट। यानी स्टूडेंट्स हमारी पॉपुलेशन में 7 स्किन कलर के लोग हैं, नीग्रो, वेरी डार्क, डार्क, व्हीटिश, लाइट, गोरे, वेरी लाइट, बहुत गोरे, एंड एकदम सूरजमुखी जैसे एल्बिनोज। 7 फिनोटाइप्स हैं, 7 फिनोटाइप्स, क्योंकि मैक्सिमम 6 और मिनिमम 0 होते हैं डोमिनेंट अलील। तो 6 5 4 3 2 1 0। तो नैना समझ में आ गया? हर्ष? स्टूडेंट्स ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं ये मेंडेलियन लॉस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहां पर 3:1 का रेशियो, या वो 9:3:3:1 का रेशियो, या आप बोलो अगर 3 जीन्स हैं तो 3:1 का क्यूब, जिसे मैंने कहा था 27:9:9:9 3:3:3:1, वो नहीं आएगा। इनके अपने रेशियोज आएंगे। ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, यहां वेरिएशंस मिलेंगे, शेड्स मिलेंगे। इस तरह के कैरेक्टर्स पर एनवायरमेंट का भी असर आता है। मटर के पौधे के टॉलनेस पे एनवायरमेंट का फर्क नहीं आता। कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो 6 फीट का पेड़ बन जाएगा, भले ही मौसम कुछ भी हो, बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, कुछ भी हो, पर यहां फर्क आता है एनवायरमेंट का। बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए, क्योंकि सनलाइट का असर इस पर होगा, एनवायरमेंट का असर इस पर होगा। ठीक है, लिखा बेटा? चलिए आइए अब एक लाइन सबको लिखनी है। यहां देखिए,
ये तो मैंने लिखवा दिया, एनसीईआरटी में 3 और मोर देन 3 दिया है, 2 नहीं दिया है। ये लाइन लिखो बेटा, ये लाइन लिखो, प्लीज लिखिए। ईच डोमिनेंट अलील, लिखो, मैं लिखवा रही हूं, लिखो। ईच डोमिनेंट अलील ऑफ अ जीन, 3 जीन्स हैं तो टोटल 6 अलील्स हैं, उनमें से जितने भी डोमिनेंट होंगे, ईच डोमिनेंट अलील्स ऑफ अ जीन प्रोड्यूसेस अ पार्ट ऑफ द ट्रेट। अ पार्ट, सब थोड़ा थोड़ा मिलानिन बनाएंगे। 2 है तो कम मिलानिन बनेगा, 3 डोमिनेंट है तो और मिलानिन बनेगा, 4 है तो और मिलानिन बनेगा। प्रोड्यूसेस अ पार्ट ऑफ अ ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, फुल एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट अकर्स, लिखो, मैं लिखवा रही हूं। फुल एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑल डोमिनेंट अलील्स। अगर सारे अलील्स डोमिनेंट हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा, फुल एक्सप्रेशन होगा। जैसे यहां पर अगर 6 के 6 डोमिनेंट अलील्स हैं तो डार्केस्ट कलर यानी नीग्रोज होंगे। यहां बीच बीच के फॉर्म्स दिखेंगे, ऐसा नहीं केवल टॉल शॉर्ट, ग्रीन येलो। बेटा अगर मटर के अंदर सीड कलर में मान लीजिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता तो कोई ग्रीन होती, कोई लाइट ग्रीन होती, कोई डार्क ग्रीन होती, कोई लाइट येलो होती, कोई डार्क येलो होती। प्लीज नोट करो, इंटरमीडिएट फॉर्म सीन। वेरिएशंस इन फिनोटाइप, लिखो, मैं लिखवा रही हूं, वेरिएशंस इन फिनोटाइप। डोंट फॉलो मेंडेलियन रेशियोज। अभी हम निकालेंगे, खुद रटेंगे नहीं, निकालेंगे रेशियो। डोंट फॉलो मेंडेलियन रेशियो। एनवायरमेंटल अफेक्ट इज मोर, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट फॉर्म्स है, एनवायरमेंटल अफेक्ट इज मोर, प्लीज नोट कर लो। हो गया? यस, ह्यूमन हाइट भी ऐसे ही है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना अपने को। चलिए आइए बनाना सीखते हैं। सपोज करो हम हमेशा पेरेंट्स को प्योर लेते हैं, यानी मान लो मैं यहां पर एक ऐसा पेरेंट लू जो नीग्रो है ऑल डोमिनेंट और एक एल्बिनोज है ऑल रेसेसिव, मम्मी पापा में से कोई भी। तो सपोज करो मैंने पेरेंट्स अपन ने हमेशा प्योर लिए हैं बेटा। आई होप इतनी जेनेटिक्स अब आपको आ गई है। तो मान लो मैंने एक नीग्रो की शादी एक एल्बिनो से करवा दी, एक नीग्रो की शादी एक एल्बिनो से करवा दी, तो इसमें जो गैमीट्स बनेंगे एक भी हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है, एक ही तरह का गैमीट पॉसिबल है। ऐसा यहां पे भी एक भी हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है बेटा, 2 टू द पावर 0 यानी एक ही टाइप का गैमीट पॉसिबल है दोनों में ही। जब इन मम्मी पापा का फर्टिलाइजेशन होगा ओवम का और स्पर्म का, तो सारे बच्चे ऐसे बनेंगे, यानी इनके जितने भी बच्चे बनेंगे वो सब सांवले रंग के होंगे, मुलेटोज होंगे या इंटरमीडिएट्स होंगे, इंटरमीडिएट्स। मान लो मैंने इनमें से कोई 2 बच्चे ले लिए और उसकी सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग ऑफ F1, सेल्फिंग ऑफ F1, ये है F1। एक लड़का एक लड़की चूज कर लिया और उसकी सेल्फिंग करवाई। अब मैंने यहां पर, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे बना रही हूं बेटा, मैं नेक्स्ट पेज पे बना रही हूं। कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स यहां बनाते हैं, चलो कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे। हेट्रोजाइगस पेयर है 1 2 3, 2 टू द पावर 3 यानी 8 टाइप के गैमीट्स बनेंगे, 8 टाइप के गैमीट्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में बना के भी दिखाए थे, तीनों कैपिटल, 2 2 2 कैपिटल, 1 1 1 कैपिटल और 0 कैपिटल, सारे स्मॉल। 8 टाइप के ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को जरा याद कर लो सब, आओ बनाओ, घबराओ नहीं, बनाओ, खुद से रेशियो निकालेंगे अपन, आओ चलो बनाओ मेरे साथ। ये मैंने पुन्नित स्क्वायर बनाया F2 जनरेशन का, यहां मेल गैमीट लिखूंगी, यहां फीमेल गैमीट लिखूंगी, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, कैपिटल A कैपिटल B बट स्मॉल c, कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल C। पहले मैंने तीनों कैपिटल लिए, अब मैं कोई भी 2 2 2 कैपिटल ले रही हूं, 2 2 2 कैपिटल ले रही हूं। अब मैं एक एक कैपिटल लूंगी, एक एक कैपिटल लूंगी,
और अब मैं सारे स्मॉल लूंगी। ये हो गए 8 मेल गैमीट्स, इनमें से कोई एक बनेगा 8 टाइप के। अब मैं फीमेल गैमीट्स लिख रही हूं, वो सेम होंगे। देखो मैं कैसे सिस्टमैटिक होके बना रही हूं। यहां पर ए बी सी भाई अच्छे से लिखना, खास तौर पे सी, क्योंकि स्मॉल सी और कैपिटल सी ऑलमोस्ट एक सा दिखता है, गड़बड़ नहीं हो जाए अपने से। बनाओ सब, बनाओ एक बार, मजे आएंगे जब अपन रेशियो खुद निकालेंगे। 64 जाइगोट्स बनेंगे, 8 मेल गैमीट्स हैं तो 64 कॉम्बोज पॉसिबल है। अब मैं यहां पर इनकी मेटिंग नहीं करा रही हूं क्योंकि मैं पॉलीजेनिक पढ़ रही हूं, मैं केवल नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स फिल कर लेती हूं। नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स केवल वो टेबल के अंदर मैं फिल करूंगी। यहां पे 6 की 6 डोमिनेंट आएंगे, सिर्फ यहीं पर 6 आएंगे। ये 3 है, यहां 2 2 2, यानी इधर पे 5 5 5 टोटल आएंगे। अगर इसकी शादी इन से हुई तो यहाँ एक एक डोमिनेंट है, यहाँ 3, यानी 4 4 4 आएंगे, यहाँ 3 आएंगे। कितने लोगों को बेटा ये समझ आ रहा है, जरा मुझे बताओ, कितने लोगों को ये समझ आ रहा है जो चार्ट मैं बना रही हूं? कितने लोगों को ये समझ आ रहा है? भाई यहां मैंने 2 2 2 कैपिटल लिए हैं, यहाँ 3 है तो 3 और 2 5 हो गए। यहाँ 2 2 2 लिए हैं और यहाँ भी 2 2 2 लिए हैं तो 2 और 2 4 4 हो गए। यहाँ 2 2 2 ले रही हूं, वहां 1 1 1 ले रही हूं, यानी 2 और 1 3 3 3 हो गए। यहां मैंने एक भी कैपिटल नहीं लिया, केवल इधर के ही 2 2 कैपिटल है। क्या सबको समझ आ रहा है? बनाओ खुद। यहाँ 3 कैपिटल है, यहाँ 1 कैपिटल है तो 4 हो गए। यहाँ 1 कैपिटल है, वहां 2 कैपिटल है तो 3 हो गए। यहाँ 1 कैपिटल है, वहां पर भी 1 कैपिटल है तो 2 हो गए। यहाँ 1 कैपिटल है, वहां एक भी कैपिटल नहीं है। सेम ऐसा ही यहां भी होगा, सेम ऐसा ही। यहां क्या होगा? यहां पे इधर एक भी कैपिटल नहीं है तो इधर के 3 कैपिटल, 2 2 2 1 1 1 और 0 कैपिटल। यहां ऑल डोमिनेंट है, यहां ऑल रेसेसिव है। बनाओ बनाओ बनाओ, नहीं नहीं होमवर्क नहीं है, होमवर्क नहीं है बेटा, खुद से बनाओ, खुद से बनाओ। ये तो नीग्रो बनेगा, ये नीग्रो बनेगा, ये एल्बिनो बनेगा। 5 वाले वेरी डार्क बनेंगे, 4 वाले डार्क बनेंगे, 3 वाले इंटरमीडिएट बनेंगे, 2 वाले लाइट बनेंगे, 1 वाले वेरी लाइट बनेंगे। बना लिया बेटा सबने? अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसके फिनोटाइप लिखते हैं, फिनोटाइप, और नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स लिखते हैं। पहले अपन लिखते हैं नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स। लिखो, आओ इधर लिखो। 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, अब अपन फिनोटाइप्स लिखते हैं। फिनोटाइप्स, अगर 6 होंगे तो नीग्रो, 5 होंगे तो वेरी डार्क, 4 होंगे तो डार्क, 3 होंगे तो इंटरमीडिएट, 2 होंगे तो लाइट या फेयर, 1 होगा तो वेरी लाइट या वेरी फेयर, और 0 होगा तो एल्बिनोस। अब मैं फिनोटिपिक रेशियो निकालूंगी, अब मैं फिनोटिपिक रेशियो निकालूंगी। ऑल 6 1 के अंदर है एंड 0 भी 1 के अंदर है। आओ देखें 5 डोमिनेंट अलील्स कितनों के अंदर है? 5, 1 2 3 4 5 6, 6 के अंदर है 5 डोमिनेंट अलील्स, 6 के अंदर है। 4 कितनों के अंदर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के अंदर है। 3 डोमिनेंट कितनों के अंदर है? 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 कितनों के अंदर है? 2 डोमिनेंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. प्रूफ कर रही हूं सब कुछ, रटवा नहीं रही हूं. 1 डोमिनेंट कितनों के अंदर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 के अंदर है. टोटल 64 हैं. टोटल 64 हैं, जिसमें से 1, 1 नीग्रो या एल्बिनोज है. 6, 6 वेरी डार्क या वेरी लाइट होंगे. 15, 15 डार्क एंड लाइट होंगे. एंड 20 इंटरमीडिएट होंगे. दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो. ये कितनों में से है? 64 में से. 1/64, 6/64, 15 out of 64, 20 out of 64, 15 out of 64, 6 out of 64, 1 out of 64. ऐसा है ये. यहां पर रेशियो 3:1 का क्यूब नहीं आया कि 3 जीन्स हैं. वो तब आएगा जब तीनों जीन्स में कोई रिश्ता नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो आता है 3:1 का क्यूब. यहां पर ये रेशियो आएगा. अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो सपोज ये है 1/64, ये है 6/64, ये है 15/64, ये है 20/64, ये है नीग्रो. फिर इतने हैं 6/64, ये हैं वेरी डार्क, फिर ये हैं डार्क, ये हैं इंटरमीडिएट, फिर अगेन 15 out of 64 जो हैं वो है लाइट. 6/64 ये है वेरी लाइट, और 1/64 ये है एल्बिनो. यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ घंटी शेप का बनता है. जी हां, बेल शेप्ड कर्व आता है. स्टूडेंट, वाइट कर्नेल ऑफ, ये जो अपना कर्नेल कलर ऑफ व्हीट है ना, वहां पे उसी में डिस्कवर किया था सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को. उसमें कर्नेल कलर को 2 जीन्स मिलकर तय करते हैं. 2 जीन्स मतलब 4 अलील्स, ऑल 4 मैक्सिमम डोमिनेंट होंगे, या 3 डोमिनेंट हो, या 2 डोमिनेंट हो, या 1 डोमिनेंट हो, या 0 डोमिनेंट यानी ऑल रेसेसिव हो. तो वहां 5 ही तरह के कलर्स पॉसिबल हैं. 4 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट या 0 डोमिनेंट. तो 5 शेड्स में मिलता है कर्नेल कलर. आए? मजे आए? चलो बना लो इतना फटाफट से. यस, नेल्सन एंड एहल ने किया था, बिल्कुल. पर ये सब अब पूछते नहीं है तो इतना डिटेल में मैं जाऊंगी नहीं. मैं इसे कैसे याद करती हूँ इस रेशियो को? देखो मैं बताती हूँ मेरी ट्रिक क्या है. मैं इसे याद करती हूँ कि 1, 1 लिख दिया, ये तो अपने को पता ही है. अब सेंटर में 1 + 1 2 यानी 20 ऐसे लिख दिया. 1 + 1 कर देती हूँ मैं 2 यानी 20 लिख दिया. अब इसके बाद मैंने 15 15 लिख दिया, 15 15, और यहाँ 5 और 1 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 5 + 1 5 + 1. तो कैसे भी करो याद होना चाहिए. यानी अगर 3 जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं तो मैक्सिमम 6 और मिनिमम 0 यानी 7 टाइप के फिनोटाइप्स होंगे. अगर 2 जीन्स हैं तो मैक्सिमम 4 और मिनिमम 0 यानी 5 टाइप के फिनोटाइप्स होंगे. तो बेटा अब मैं इसका एक फॉर्मूला आपको लिखवा रही हूं. काफी साल से तो क्वेश्चन नहीं आया है, बट बिल्कुल आ सकता है. फॉर्मूला फॉर, yes, permutation combination, absolutely. Phenotypes possible. Of course पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात हो रही है स्टूडेंट्स. वो देंगे आपको कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है तो बताओ इतने जीन्स कंट्रोल करते हैं तो फिनोटाइप्स पॉसिबल कितना है. यहां पर n को हम मानते हैं नंबर ऑफ जीन्स कंट्रोलिंग कैरेक्टर. एक जीन को, एक कैरेक्टर को कितने जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर.
तो इसका फॉर्मूला बनता है बेटा 2n+1। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम अपनी स्किन कलर की बात करें तो हमारे अंदर n = 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो 2 × 3 + 1 यानी 7 फिनोटाइप्स पॉसिबल है, हमने देखा भी। तो ये फॉर्मूला आपको रटा ना भी हो ना, तो आप अपने एग्जाम्पल से भी इसको निकाल सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पहले जीनोटाइप्स का भी लिखवाते थे बेटा, बट अब जीनोटाइप्स कोई पूछता नहीं है, तो अब इतना डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, अब नहीं पूछता कोई। ठीक है, अब नहीं पूछते। वो आपको कुछ भी एक फिक्शनल दे देंगे कि ये एनिमल है या ये प्लांट है, इसके अंदर ये कैरेक्टर है, ये इतने जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो बताओ कितने तरह के फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं। चलिए, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन मैंने लिखवा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, लास्ट फ्यू ईयर्स से कॉमनली इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आइए अब प्लीज हेडिंग लिखिएगा एक बार, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है बेटा, ये भी मेंडल जी ने कुछ नहीं बताया था, ये सब भी पोस्ट मेंडलिज्म है ना, ये सब पोस्ट मेंडलिज्म है। एक बार हेडिंग लिखो, मस्त तरीके से पढ़ेंगे। मुझे जरा बताइए मेंडल जी ने अपना काम किस साल में पब्लिश किया था? प्लीज देखते हैं कौन आंसर देगा बिना चीटिंग करे कॉपी में से। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क इन, मैंने आपको बताया था कि मेंडल जी ने 34 ईयर की एज से काम करना शुरू कर दिया था, यानी 1856 से 1863 तक 7 इयर्स तक उन्होंने काम किया था। 1865, यस, 2 साल बाद 1865 में उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था। बहुत बढ़िया। 1884 में उनकी डेथ हो गई थी। जरा लिख के बताओ, मैंने बताया था कि किस ईयर में उनका वर्क रीपब्लिश हुआ था और डेथ के कितने साल बाद हुआ था, बताइए। सो इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड, किसी ने ध्यान नहीं दिया, अनरिकॉग्नाइज्ड, इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर डैश ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। आफ्टर पब्लिशिंग नहीं बोल रही हूं, आफ्टर हिज डेथ। 1900 में उनका काम रीपब्लिश हुआ था, 16 साल आफ्टर हिज डेथ। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन 1900 किन 3 साइंटिस्ट ने किया था स्टूडेंट्स? अगर आपको याद हो, हमने नाम लिखे थे। कार्ल कॉरेंस, मैं शॉर्ट में लिख देती हूं अब, जो जर्मनी के थे। ह्यूगो डिवरिस, जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी भी दी है, वो हॉलैंड के थे। एंड शेरमार्क, जो उसी कंट्री के थे, ऑस्ट्रिया, जहां के मेंडल जी थे। और इन सब ने इंडिपेंडेंटली काम किया था, वो मैं दोबारा से नहीं लिखवा रही हूं, आपको बता चुकी हूं मैं। चलिए, अब मेंडल जी ने हमें ये बताया था कि हर कैरेक्टर के लिए फैक्टर्स होते हैं जिन्हें आज हम जीन्स जानते हैं, और वो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ये भी हमें मेंडल जी ने बता दिया था कि फैक्टर पेयर में रहते हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। बट क्योंकि उस समय तक अच्छे माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, उस समय तक मियोसिस के बारे में नहीं पता था, क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्रोमैटिन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, मेंडल जी ये नहीं बता पाए थे कि एक्चुअली सेल के अंदर ये फैक्टर कहाँ मौजूद है। आज हम जानते हैं ये क्रोमोसोम पर ही डीएनए का वो पार्ट जिससे एमआरएनए प्रोटीन बनता है, डीएनए है बेसिकली फैक्टर जो क्रोमोसोम पे है, वो बात हम आज जानते हैं। पर मेंडल जी कुड नॉट प्रोवाइड कितने स्टूडेंट्स को ये सब कुछ याद आ रहा है प्लीज बताइए? फिजिकल प्रूफ ऑफ हिज फैक्टर, फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स, ये मेंडल जी नहीं बता पाए थे। या वो फैक्टर किस केमिकल के बने, व्हाट दे आर मेड ऑफ।
आज हम जानते हैं कि वो फैक्टर क्या है, बेसिकली वो डीएनए है, जीन है, डीएनए है, कहाँ है, किसका बना है, ये सब कुछ मेंडल जी नहीं बता पाए थे। ये एक बहुत बड़ा रीजन भी था उनका काम रिकॉग्नाइज ना होने का। अब बड़ा ध्यान से सुनो, 1900 तक बड़ा ध्यान से सुनो, माइक्रोस्कोपी की दुनिया में एडवांसमेंट्स हो गए, अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स बने, और अब साइंटिस्ट सेल डिवीजन को देख पाते थे होते हुए। उन्होंने देखा कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डुप्लीकेट होकर अलग होता है। बेटा आज हम जानते हैं कि जब एस फेज होता है पूरा डीएनए डबल होता है। अभी वो उलझा हुआ धागा है क्रोमैटिन, फिर वो प्रोफेज में कंडेंस होगा, क्रोमोसोम दिखेगा, फिर मेटाफेज में मैक्सिमम कंडेंस्ड होगा, प्रॉपर दिखेगा हमें, और फिर एनाफेज के अंदर, एनाफेज 1 के अंदर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। याद आ रहा है? फिर एनाफेज 2 के अंदर वो सिस्टर क्रोमैटिड भी सेपरेट हो जाएंगे। वो सब हम आज जानते हैं। तो 1900s में जब माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट्स हुआ, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिविजन। या तो एनसीईआरटी निकाल लो या तो लिख लो, या तो एनसीईआरटी निकाल लीजिए प्लीज अपनी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस निकाल लो, अभी उसमें मार्क कर लो, या जिसे लिखना है अभी लिख लो, मैं मार्क कर रही हूं। एडवांसमेंट्स हो गए माइक्रोस्कोपी में, एंड साइंटिस्ट वर एबल टू ऑब्जर्व सेल डिविजन। उन्होंने देखा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर जो पहले डबल होता है और उसके बाद सेल डिवीजन के पहले अलग अलग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसे कहा गया क्रोमोसोम। क्रोमो क्योंकि वो कलर्ड बॉडीज है, स्टेनिंग के बाद, डाई डालने के बाद वो देखे गए थे। मैं आपको टाइम देती हूं, चाहे तो इसे लिख सकते हैं आप। साइंटिस्ट ने देखा कि जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एस फेज में पहले डीएनए डबल होगा, प्रोफेज में जाकर ऐसा दिखेगा क्रोमोसोम, मेटाफेज में ऐसा दिखेगा, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होंगे, और फिर एनाफेज 2 में ये सिस्टर क्रोमैटिड्स भी अलग अलग हो जाएंगे। ये सब हमने मियोसिस में डिटेल में पढ़ा है। लिख लो, मैं टाइम दे रही हूं, लिख लीजिए प्लीज। बाय 1900 एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, साइंटिस्ट ऑब्जर्व सेल डिविजन, discovery of structure inside nucleus appear to double and divide just before cell division। सेल डिवीजन मतलब वो साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं, जब फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड कर 1 से 2, 2 से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, इन्हें क्रोमोसोम कहा गया। तो 1900s में जब एडवांसमेंट हुए माइक्रोस्कोपी में, तो ये साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी करी। 1902 तक आते आते और 2 साल में साइंटिस्ट ने सेल डिवीजन यानी मियोसिस के टाइम पर क्रोमोसोम के मूवमेंट की भी पूरी स्टडी कर ली। कैसे? मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम 2 प्लेन्स में अरेंज होते हैं सेंटर में, और एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, पर सेंट्रोमियर नहीं टूटता, बहनें अलग नहीं हुई हैं। अब ये अलग सेल में चला गया, ये अलग सेल में चला गया, और अब एनाफेज 2 में ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, सेंट्रोमियर ब्रेक होगा। कितने बच्चों को याद आ रहा है? बेटा अगर याद नहीं आ रहा है तो बुरा मत मानना, पर बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर है जो हमने पढ़ा है, और ये बैच बहुत पहले शुरू हो चुका है, नीट के बाद ही शुरू हो गया था। अब तक तो रटा होना चाहिए था दिमाग में। बताओ कितनों को याद आ रहा है? तो लिखिए, बाय 1902, ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस वर्कड आउट।
प्लीज लिखिए। अब तो सब बोलोगे याद आ रहा है। चलो अच्छा बताओ कितनों को याद नहीं आ रहा है, ईमानदारी से बताओ। अब मुझे आपको फुल कंसंट्रेशन चाहिए, फुल फुल फुल। दो साइंटिस्ट आए, सट्टन एंड बोवेरी। कौन आए? सट्टन एंड बोवेरी। इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम कर रहे थे। बेटा बड़ा ध्यान से सुनना। उन्होंने ये देखा कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल जी ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक फैक्टर, बड़ा ध्यान से सुनो, फुल कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत सिंपल चीज है अगर समझ आ गई, कि वन फैक्टर जोड़े में टू होते हैं, टू अलील्स हैं, और जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, ताकि एक गैमीट में कोई एक ही आता है, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। तो उन्होंने देखा, सट्टन बोवेरी जी ने, कि ऐसा ही सेम तो क्रोमोसोम के साथ भी होता है। क्रोमोसोम भी जोड़े में है, दो दो हैं, एक स्पर्म से आया है, एक ओवम से आया है। जाइगोट के अंदर हर क्रोमोसोम की दो कॉपी है। और ये क्रोमोसोम भी जब मियोसिस होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग जाते हैं। यानी उन्हें जो मेंडल जी ने कहा था फैक्टर का इनहेरिटेंस का तरीका, और जो क्रोमोसोम का मूवमेंट उन्होंने एक्चुअली माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग मियोसिस, वो पैरेलल सेम सेम लगे। जैसे मेंडल के फैक्टर्स भी जोड़े में हैं, क्रोमोसोम्स भी होमोलोगस जोड़े में हैं। जैसे गैमीट के अंदर वन ऑफ द फैक्टर आता है, ऐसे ही गैमीट के अंदर वन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम आता है। तो फैक्टर्स और क्रोमोसोम्स में काफी सिमिलैरिटी, पैरेललिज्म रखा। उन्होंने मेंडल जी के लॉज को क्रोमोसोम के मूवमेंट से एक्सप्लेन किया। इसे कहा गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन किया क्रोमोसोम के मूवमेंट से। और ऐसा क्यों? क्योंकि आज हम जानते हैं, बड़ा ध्यान से सुनो, आज हम जानते हैं कि क्रोमोसोम वो बस की तरह है, उस टैक्सी की तरह है, जिस पर जीन नाम का पैसेंजर यात्री बैठा हुआ है। बेटा हम जानते हैं कि क्रोमोसोम किसके कंडेंसेशन से बनता है? क्रोमैटिन के। क्रोमैटिन में क्या है? डीएनए। यानी क्रोमोसोम के अंदर भी बेसिकली क्या है? डीएनए ही तो है। ये तो कार्बन कॉपी डीएनए है, एस फेज में जो रेप्लिकेट हुआ है, सिस्टर क्रोमैटिड। यानी अगर इस पे कैपिटल टी है तो इस पे भी कैपिटल टी है, इस पर स्मॉल टी होगा तो इस पर भी स्मॉल टी होगा। ये तो बहने हैं, ये तो एस फेज में डबल डीएनए है। ये सपोज क्रोमोसोम 1 की एक कॉपी है, ये क्रोमोसोम 1 की दूसरी कॉपी है। आज हम जानते हैं कि इस पूरे क्रोमोसोम पर कई सारे जीन्स होंगे। ये क्रोमोसोम डीएनए का बना है, जीन डीएनए ही तो है। वो डीएनए जिससे एमआरएनए प्रोटीन बन जाए उसे जीन कह देते हैं। यानी क्रोमोसोम अगर अलग अलग होगा तो जीन नेचुरली अलग अलग होगा। आप कहो दो टैक्सी अलग जा रही हैं, या आप कहो उसके अंदर बैठे हुए दो पैसेंजर अलग जा रहे हैं, एक ही बात है। उन्होंने मेंडल जी के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को क्रोमोसोमल मूवमेंट से एक्सप्लेन किया। इसे कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कितना इजी है, प्लीज लिखिए। सट्टन एंड बोवेरी, प्लीज लिखो क्लास में, लिखो लिखो लिखो, मैं लिखवा रही हूं। सट्टन एंड बोवेरी इंडिपेंडेंटली, इसे जॉइंटली कर देंगे फॉल्स हो जाएगा, इंडिपेंडेंटली नोटेड behavior of chromosome passing from one generation to next। जब क्रोमोसोम एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं? थ्रू गैमीट्स। पैरेलल, was पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स या फैक्टर्स बाय मेंडल। Sutton and Boveri independently noted behavior of chromosome passing from one generation to next through gametes was parallel to behavior of genes या factors, and used
chromosomal movement to explain Mendel's laws. प्लीज लिख लीजिए, to explain Mendel's laws. This is called chromosomal theory of inheritance. This is called chromosomal theory of inheritance. Inheritance. ये दी है, प्लीज लिख लीजिए, बाय सट्टन एंड बोवेरी। उसी साल जिस साल इन्होंने क्रोमोसोम का मूवमेंट स्टडी करा था, 1902। 1902। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है यूज ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉज। सट्टन एंड बोवेरी, 1902, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए, हो गया। अब पूरा नाम था इनका बेटा वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। आपसे पूरे नाम की जरूरत नहीं है, आप बड़ा ध्यान से सुनना। अगर सपोज करो बोथ करके ऑप्शन नहीं आए तो एक चॉइस सट्टन हो जाएगी। वैसे तो सट्टन एंड बोवेरी बोथ है। चलिए, अब आइए हेडिंग लिखिएगा, पैरेललिज्म बिटवीन मेंडल्स फैक्टर्स यानी जीन्स एंड क्रोमोसोम। आइए पैरेललिज्म को समझते हैं। प्लीज लिखिए पैरेललिज्म। पहला पैरेललिज्म ये बेटा कि दोनों ही जोड़े में मिलते हैं, बोथ अकर इन पेयर, दोनों ही जोड़े में मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है उसकी 2 कॉपी होती है, जिसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कहते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि नॉर्मली एक जीन के 2 अलील्स होते हैं। नॉर्मली मल्टीपल एलेलिज्म एक अपवाद हो गया। प्लीज लिख लीजिए। नाउ गैमीट के अंदर 2 में से कोई एक होमोलोगस क्रोमोसोम आता है। गैमीट रिसीव्स, ऐसा कहना चाहिए, गैमीट रिसीव्स ओनली one of the 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। 2 में से एक आएगा, एक इधर चला गया इस गैमीट के पास, एक इधर चला गया इस गैमीट के पास, और ऐसे ही 2 में से कोई एक अलील आएगा, ओनली one of the 2 alleles of a gene। तो बेटा ठीक है ना, वो अलील जो है वो क्रोमोसोम पर ही तो है। कैपिटल टी इधर है मान लो, स्मॉल टी इधर है, तो इधर जब क्रोमोसोम जाएगा तो कैपिटल टी भी जाएगा, क्रोमोसोम जाएगा तो स्मॉल टी भी जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी तोप बात पढ़ रहे हैं अपन, बताओ। या मान लो इस पे भी कैपिटल टी है, इस पे भी कैपिटल टी है, तो भी ये कैपिटल टी इस क्रोमोसोम के साथ इधर चला जाएगा, ये कैपिटल टी इस क्रोमोसोम के साथ इधर वाले अलील गैमीट में चला जाएगा ना। बोथ फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बोथ फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बिल्कुल सही बात है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेटा क्या बोलता है कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है यानी मियोसिस होता है, उस समय गैमीट के पास कोई एक ही फैक्टर आता है, एक ही अलील आता है। हम जानते हैं इसी तरीके से 2 में से कोई एक ही क्रोमोसोम आता है, सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। सो बोथ फॉलोज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी तरह से बोथ फॉलोज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पुरानी क्लासेस अच्छे से पढ़ी हुई हैं तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि अगर सीड कलर और सीड शेप, जिसके जीन्स डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पर हैं, उसकी बात करें तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई अपना अलग जा रहा है और कैपिटल आर स्मॉल आर अपना अलग जा रहा है, उसका इससे लेना देना नहीं है।
हाँ तो ठीक है ना बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रोमोसोम भी तो अपना अपना जा रहा है, क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 7, वो तो चांस की बात है कि कौन सा अरेंज होते टाइम मेटाफेज में कहां आ गया है। आ रहा है बिल्कुल अच्छे से समझ में? कितने स्टूडेंट्स को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है? जरा यस या थम्स अप दे दीजिए। नाउ फिफ्थ पॉइंट, दोनों ही जब जाइगोट बनेगा तो फिर से डबल कंडीशन में आ जाएंगे। जी हां, जब जाइगोट बनेगा तो दो गैमीट फ्यूज करेंगे, यानी दो अलील्स फिर से आ जाएंगे, या दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम फिर से आ जाएंगे, एक मम्मी के एग से, एक पापा के स्पर्म से। बोथ रिस्टोर डिप्लॉयड कंडीशन इन जाइगोट। लिखो लिखो, लिखना है, मैं लिखवा रही हूं बेटा, प्लीज मेरे साथ लिखिए। नाउ दोनों की दोनों बदले नहीं। अब आप कंफ्यूज मत होना कि मैम मियोसिस हुआ होगा, पेकाइटिन स्टेज हुई होगी, उसमें तो चेंज आया होगा, वो अलग बात है, बट अदरवाइज इनका स्वरूप बदला नहीं। हाँ ये हो सकता है कैपिटल टी कट के इधर आ गया, स्मॉल टी इधर आ गया, पर कैपिटल टी ही है। वो जब होमोजाइगस कंडीशन या हेट्रोजाइगस कंडीशन में आएगा तो 6 फीट का ही पेड़ बनाएगा। जब स्मॉल टी आएगा तो 2 फीट का ही पेड़ बनाएगा, वो चेंज नहीं हुए हैं। सो बोथ रिटेन देयर नंबर, स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल। ऐसा नहीं होता बेटा कि जब हम 3 साल की हमारी एज है तो हमारे में 46 क्रोमोसोम है, और जब हमारी एज 18 ईयर्स की हुई तो हमारे में 50 क्रोमोसोम हो गए। ऐसा नहीं होता। हमारे क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, उनकी यूनिकनेस वैसी की वैसी रहेगी। जैसा जाइगोट में हमारे क्रोमोसोम्स का, जीन्स का नंबर, स्ट्रक्चर जैसे भी हैं वैसे ही रहेंगे हमारे मरते दम तक, हमारे अंदर वैसे ही रहेंगे। हाँ जब गैमीट बनेगा हमारे अंदर तो उनमें चेंज भी मतलब इधर का उधर हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर, तो बच्चे हमसे डिफरेंट बनेंगे, कार्बन कॉपी नहीं बनेंगे, पर लाइफ टाइम में वैसे बदलाव नहीं आने वाला। ऑल्सो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट they transmit as unit in unaltered form, unchanged form, ऐसी की ऐसी पहुंचती हैं। कैपिटल टी डाइल्यूट नहीं हुआ, स्मॉल टी डाइल्यूट नहीं हुआ, ऐसा नहीं वो 3-4 फीट का पेड़ बनाने लग गए, एज इट इज पहुंचेगा। हाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो सब अभी दिमाग में उल्टा सीधा मत लाना। लिख लो बेटा, मैं टाइम दे रही हूं, लिख लो, प्लीज लिख लीजिए। यानी उन्होंने मेंडल के लॉज को क्रोमोसोम मूवमेंट से एक्सप्लेन किया। आगे जाके साइंटिस्ट को समझ आया कि एक्चुअली मेंडल जिन फैक्टर्स की बात करते हैं वो जीन्स हैं, और जीन्स क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट हैं। हम पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ चुके हैं, वहां हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जीन्स क्रोमोसोम पर ही मौजूद होते हैं। चलिए, यानी ये तो मैंने आपको लिखवा दिया, इसको दोबारा मत लिखना बेटा, ये मैंने लिखवा दिया है आपको। अब एक लाइन लिखो, क्या मैं ये बोल सकती हूं स्टूडेंट्स कि जो क्रोमोसोम्स इन्हें दिखे सेल डिवीजन के टाइम पर, एक्चुअली क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है? अभी तक हम क्या बोलते थे, मेंडल जी क्या बोलते थे कि फैक्टर्स हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना भाई, पैसेंजर दिल्ली पहुंच रहा है मतलब वो गाड़ी, वो टैक्सी, वो बस दिल्ली पहुंच रही है, तो एक्चुअली क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो उसके ऊपर का जीन ट्रांसफर हो रहा है। तो प्लीज लिखिए, क्रोमोसोम्स ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग सेल डिविजन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। इसीलिए तो जीन फैक्टर ट्रांसफर हो रहा है। यही तो मेंडल बता नहीं पाए थे, क्योंकि तब तक माइक्रोस्कोप्स अच्छे नहीं थे, तो वो बता नहीं पाए थे कि उनके फैक्टर हैं कहां। आज हम जानते हैं वो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है जो क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है इंटरफेज में, और सेल डिवीजन के टाइम में कंडेंस होके क्रोमोसोम में आ जाता है। सो दे आर द बेसिस ऑफ ऑल जेनेटिक इनहेरिटेंस।
मेंडल ने कहा था फैक्टर इज द बेसिस। एक ही बात है, यात्री पहुंचे या बस पहुंचे, एक ही बात है, बस पहुंचेगी तो यात्री अपने आप पहुंच जाएगा उसके अंदर बैठा हुआ। स्टूडेंट्स लिखना है सबको प्लीज, लिखना है, नोट करना है, मैं टाइम दे रही हूं, आराम से नोट करो। नोट करिए प्लीज, नोट करिए। हो गया तो मुझे डन लिख दो एक बार, हो गया तो डन लिख दो। चल, हमें ये भी पता है, चलो इसको तो छोड़ो अभी, ये तो मियोसिस हम ऑलरेडी जानते हैं। अब एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालिए सब, एक बार प्लीज अपनी एनसीईआरटी निकालो। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये वाले डायग्राम समझ नहीं आते हैं? फिगर 5.8 एंड 5.9, जरा यस या मी लिख दो। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये डायग्राम समझ नहीं आते हैं? बताइए बेटा, कितनों को नहीं आते? जिन्हें आते हैं बहुत खुशी की बात है। चलो आओ समझते हैं, बहुत इजी डायग्राम है। देखो ये इन्होंने जीवन बनाया है। सपोज करो बेटा, अपनी एनसीईआरटी में ही बना लेना, ये क्रोमोसोम 1 है मान लो, ये इसकी कॉपी है, ये क्रोमोसोम 2 है, ये इसकी कॉपी है। अभी एस फेज नहीं हुआ, यानी अभी डीएनए डबल नहीं हुआ। अब इसके बाद एस होगा जब डीएनए डबल हो गया। डीएनए डबल का क्या मतलब है कि अगर ये अभी ऐसा था तो डीएनए डबल होकर इसकी बहन बन गई, ऐसा हो गया, यानी सिस्टर क्रोमैटिड बन गया। तो येलो, ऑरेंज, रेड और ग्रीन, क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपी, क्रोमोसोम 2 की 2 कॉपी। पर अब देखो इनकी बहनें बन गई, इसकी ये सिस्टर बन गई, इसकी ये सिस्टर बन गई, यानी अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए क्योंकि डीएनए डबल हो गया, कार्बन कॉपी बन गई। एस फेज में ऐसा हुआ, यानी G2 में भी हमें ऐसा ही दिखेगा। अब इसके बाद बेटा पहले मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ होगा, यानी प्रोफेज 1 आया होगा, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइग्नाइसिस हुई होगी। और उसके बाद मेटाफेज 1 आया होगा। मेटाफेज 1 के अंदर ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेंटर में आ गए होंगे और उनके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए होंगे। उसके बाद एनाफेज 1 आया होगा, एनाफेज 1। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो ये वाला इधर गया, ये वाला इधर गया, ऐसे ही 2 का भी एक इधर गया, एक इधर गया। इन्होंने ऐसे दिखा दिया, ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े को हमने जाइगोटीन के अंदर ही, आपको याद होगा, बाइवेलेंट कह दिया था। यानी इसके बाद जब टीलोफेज 1 होगा, साइटोकाइनेसिस 1 होगा, 2 डॉटर सेल बनेंगे, तो वो ऐसे बनेंगे 2 डॉटर सेल। क्रोमोसोम 1 की एक कॉपी, क्रोमोसोम 2 की एक कॉपी एक डॉटर सेल में आ जाएगी, और क्रोमोसोम 1 और 2 की अदर कॉपी एक दूसरे वाले डॉटर सेल में आ जाएगी। अब इन दोनों डॉटर सेल के अंदर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2 हुआ होगा। मेटाफेज 2 में ये फिर एक साथ अरेंज हुए होंगे सिंगल सेंटर प्लेन में, ये भी अपने सेल में सेंटर में अटैच हुए प्लेन में अरेंज हुए होंगे, स्पिंडल फाइबर जुड़ा होगा। अब हुआ होगा एनाफेज 2, एनाफेज 2। और ये जो 2 बहनें साथ थी, अब इनका सेंट्रोमियर टूटा होगा, इनका भी सेंट्रोमियर टूटा, इनका सेंट्रोमियर टूटा, इनका सेंट्रोमियर टूटा। तो अब ये अलग गए, ये अलग गए, ये अलग गए, ये अलग गए, ये इधर गए, ये इस तरफ गए, ये इस तरफ गए, ये इस तरफ गए। इसके बाद जब टीलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2 हुआ होगा, तो ये 2 सेल बन गए, ये भी 2 सेल बन गए, यानी पहले 1 से 2 सेल बने, फिर इससे भी 2, इससे भी 2, यानी टोटल 4 सेल बने। येलो रेड, ऑरेंज ग्रीन, इस तरह से हो गया। ये है गैमीड्स, जर्म सेल्स, ये गैमीड्स बन गए। अब बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, मान लो मैं येलो पर एक कोई जीन है जो राउंड शेप का है,
और यहां मान लो स्मॉल आर है, यहां मान लो कि ये सीड कलर का है, लेट सपोज ये कैपिटल वाई है और यहां स्मॉल वाई है। मान लो ये एक क्रोमोसोम 1 है, एक क्रोमोसोम 7 है, और ये पी प्लांट मटर के अंदर हम देख रहे हैं। तो एक पे सीड कलर का जीन है, एक पे सीड शेप का जीन है। यानी जब कार्बन कॉपी बनी होगी ना बेटा, तो इन दोनों पे कैपिटल आर आया होगा, इन दोनों पे स्मॉल आर आया होगा। ऐसे ही इन दोनों पे कैपिटल वाई आया होगा, इन दोनों पे स्मॉल वाई आया होगा। यानी जब अल्टीमेटली गैमीट्स बनेंगे तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई और इधर स्मॉल आर और स्मॉल वाई गए हैं। यहां इस डायग्राम में हम केवल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं। मेंडल जी ने यह कहा था कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, मियोसिस होता है, तो फैक्टर सेग्रीगेट करते हैं, और यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहे हैं। यानी ये फॉलो करता है कि क्रोमोसोम्स भी सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। यानी ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूव करा है। हमारे लिए बहुत इजी है क्योंकि हम मियोसिस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आओ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कैसे करेंगे हम प्रूफ। देखो, सबसे पहले G1 हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा। S के अंदर डीएनए डबल हुआ होगा, सिस्टर क्रोमैटिड कार्बन कॉपी डीएनए बना होगा। फिर G2 में भी वही कंडीशन होगी, फिर G2 में फिर प्रोफेज 1 हुआ होगा, फिर मेटाफेज 1 हुआ होगा। मान लो बेटा, मान लो कि ये कैपिटल आर लिया था मैंने, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई लिया था, ये स्मॉल वाई। अगर ये ऐसे अरेंज हुए, मान लो, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक तरफ चला जाएगा और स्मॉल वाई स्मॉल आर एक तरफ आ जाएगा, ऐसा होगा मान लो। और फिर जब मियोसिस 2 का एनाफेज होगा, ये बहने सेपरेट होंगी, यानी इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा, इधर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई साथ आएगा, इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई आएगा, इधर भी स्मॉल आर स्मॉल वाई आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अरेंज होते टाइम पर लॉन्ग येलो शॉर्ट वन, मतलब ऑरेंज ग्रीन के साथ और येलो रेड वाले क्रोमोसोम के साथ, कलर कुछ भी ले सकते हो आप, इस तरीके से ये अरेंज हुए हैं। बट मैंने आपको बताया था ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला इधर अरेंज हो जाए और ये वाला इधर अरेंज हो जाए, जैसा कि यहां हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो ऑरेंज के साथ रेड आ गया, पहले ऑरेंज के साथ ग्रीन था, और येलो के साथ रेड था, अब येलो के साथ ग्रीन आ गया। यानी स्मॉल आर कैपिटल आर तो वैसे ही है, पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई रिवर्स हो गए। और जब ऐसा होगा तो यहां पर गैमीट्स में स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आएगा और यहां गैमीट्स में कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आएगा। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो यही तो मैंने भी आपको सिखाया था कि क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपी, क्रोमोसोम 7 की 2 कॉपी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर आएगा, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर आएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि अरेंज होते टाइम ये उल्टे अरेंज हो जाएं, तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई जा सकता है। ये मेंडल जी ने हमें बताया था, और यही तो क्रोमोसोम मूवमेंट के टाइम भी होता है, मियोसिस में भी ऐसे ही होता है। यानी क्रोमोसोम्स भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं एक दूसरे से। ये चांस की बात है कि कौन सा क्रोमोसोम किसके नीचे लग जाए। जब मेटाफेज 1 होगा तब उसके अकॉर्डिंग ही एनाफेज 1 में सेग्रीगेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये बात समझ आ गई है? प्लीज मुझे यस या थम्स अप दे दीजिए, बताइए जरा। क्रोमोसोम के मूवमेंट से हमने ये बातें एक्सप्लेन कर दी हैं। राइट? आ गया समझ?
कोई बड़ी तोप बात नहीं है, मैं तो आपको कितनी बार सिखा चुकी हूं। लेक्चर 5 उठाकर देख लेना, पिछली क्लास में भर भर कर यही तो सिखाया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इन बातों को, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, ये तो थ्योरी दे दी थी सट्टन एंड बोवेरी जी ने, बट एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन जी ने। प्लीज हेडिंग लिखिएगा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। प्लीज लिखिए। ये तो बातें हो गई, थ्योरी हो गई, एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ करेंगे वो हमें थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन जी ने बताया था, जिन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। प्लीज हेडिंग लिखो, लिखिए प्लीज, थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन, अमेरिकन साइंटिस्ट है, ये हमें आना चाहिए। ये उड़ नहीं सकते थे, पर इन्होंने फ्लाई, ड्रोसोफिला, जिसे फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, उस मक्खी पर काम किया है, इसीलिए इन्हें फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। लिखिएगा, वर्कड विथ टाइनी फ्रूट फ्लाइज, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसे टाइनी लिखना जरूरी है, उन्होंने लार्ज लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई। बेटा मालूम है इसे फ्रूट फ्लाई क्यों कहते हैं? जो ओवर राइप्ड, मतलब बिल्कुल सड़ा गला केला, आम, फ्रूट्स हैं, उन पर जो यीस्ट ग्रो करता है उस पर ये फीड कर लेते हैं। मतलब कोई भी घर में सड़ा हुआ केला होगा तो आप आराम से वहां पे ड्रोसोफिला उसको, उसके सहारे जिंदा रह जाएगी, वो इसका खाना है। ये सब नाम आप भले ही मत याद करो, मैंगो फ्लाई, बनाना फ्लाई, आप तो फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसे जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इस मक्खी पर किए गए हैं, जैकपॉट। जैसे मेंडल जी के लिए गार्डन पी, पाइसम सटाइवम जैकपॉट था, क्योंकि उसके पहले 2 पेड़ों पे मेंडल जी खुद ही फेल हो गए थे अपने रिजल्ट्स देने में। जैकपॉट। मस्त तरीके से सिखाऊंगी इनका एक्सपेरिमेंट। चलो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई जरूरत नहीं है। अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, रीजंस फॉर सिलेक्टिंग ड्रोसोफिला। लिखिए प्लीज, रीजंस फॉर सिलेक्टिंग ड्रोसोफिला। नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कोई मिस मत करना। अब सुनो ध्यान से, आपको याद है हमने बात की थी, देखो एक तो अगर मान लो ये हाथी को एक्सपेरिमेंटल मॉडल लेते तो बेटा एक लैब के अंदर कितने हाथी आते, और अगर मान लो ये बिल्कुल छोटा सा एकदम कुछ वायरस टाइप का ले लेते या बैक्टीरिया ले लेते तो वो तो माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता। तो ये छोटा साइज है ताकि एक लैब के अंदर बहुत सारी मक्खियों को हम अकोमोडेट कर सके, पर बिल्कुल छुटकू भी नहीं है कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, आराम से मक्खियां उड़ती फिरती हैं। तो लिखिए स्मॉल साइज 2 mm, स्मॉल साइज 2 mm, सो दैट लार्ज नंबर कैन बी केप्ट इन द लैब एट अ टाइम। एक बार में एक लैब में बहुत सारी ड्रोसोफिला को रखा जा सके। प्लीज लिखिएगा, ये असर्शन रीजन भी है क्यों है स्मॉल साइज की, क्यों ली गई है ये स्मॉल साइज वाला एनिमल, इस कारण से। दूसरा, आपको याद है हमने पढ़ा था कि मेंडल जी ने पाइसम सटाइवम क्यों लिया था? उसका एक रीजन था कि उसे ग्रो करना बहुत इजी था, ज्यादा नखरे नहीं थे। इसी तरह ये भी सिंपल सिंथेटिक मीडियम, कुछ भी खाना पीना, सड़ा गला फ्रूट, उस पर ग्रो कर जाती हैं, ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। इनको खाने पीने के लिए कोई बहुत ज्यादा पिज्जा, पास्ता, डोमिनोज का खर्चा नहीं करना पड़ता है। समझ समझ के याद करेंगे अपन। समझ के याद करना है। नाउ तीसरा रीजन अगर आपको याद हो तो हमने मटर में ये पढ़ा था कि एक बार में बहुत सारी सीड्स मिलती हैं तो बहुत सारे प्लांट्स पे हम रिजल्ट देख सकते हैं। इसी तरह इनमें भी स्टूडेंट्स एक बार जब मेटिंग होगी एक मेल और एक फीमेल में तो बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे। तो थर्ड पॉइंट लिखिएगा प्लीज कि सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। मटर से कंपेयर करते हुए चल रहे हैं अपन। लिख लो बेटा लिख लो, टाइम दे रही हूं मैं।
मटर में हमने ये पढ़ा था, इसे ग्रो करना बहुत आसान है और महंगा भी नहीं होना चाहिए। बहुत महंगा होगा तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, और पूरे साल ब्रीडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं बस 2 ही महीने बच्चे पैदा होते हैं, 2 महीने ही रिजल्ट दिखेंगे। सो ब्रीडिंग इनएक्सपेंसिव एंड थ्रू आउट ईयर, इनएक्सपेंसिव एंड थ्रू आउट ईयर। प्लीज लिखिए। इसी तरह हमने पढ़ा था कि मटर जो है वो अपनी लाइफ साइकिल शॉर्ट है। हर 3-4 महीने में मैंने कहा था कि मटर की फसल आ जाती है, इसीलिए उन्होंने 7 ईयर्स में 30,000 क्रॉसेस लगा लिए थे। इसी तरह बेटा इनकी शॉर्ट लाइफ स्पैन है। मान लीजिए कि इसकी जगह ह्यूमन होता तो 15 साल तो कम से कम रुकना पड़ता, 13-14 साल जब प्यूबर्टी आती तब जाकर आप मीटिंग करा पाते। पर इनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है, फटाफट से फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बना, मक्खी या मक्खा जो भी मेल फीमेल बेटा बेटी पैदा हो गए। तो बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल है जिससे हम सेवरल जनरेशंस को स्टडी कर सकते हैं। सो कंप्लीट लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। 2 weeks, short life cycle. So many generations can be studied. ये assertion reason का question है। many generations क्यों study की जा सकती हैं? क्योंकि short life cycle है। अब एक बात और समझो, भाई मक्खी को कैसे यूज करोगे? मक्खी तो उड़ती फिरती है, भाई पेड़ तो ठीक है अपनी जगह लगा हुआ है, तो अगर आपने मक्खी को ऐसे करके पकड़ा तो उसका तो कचुम्बर ही निकल जाएगा, वो तो मर जाएगी, फिर उसमें स्टडी कैसे करोगे? तो इन्हें ईथर से बेहोश किया जाता है और ये बहुत आसानी से बेहोश हो जाती है और फिर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो टेम्परली इनएक्टिवेटेड बाय ईथर। पकड़ना भी जरूरी है, उड़ते हुए में एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? भाई आपको आर्टिफिशियली मेटिंग करानी है, आर्टिफिशियली सब चीजें करानी है। वहां तो ईमास्कुलेशन एंड बैगिंग था, पेड़ तो उड़ के जाते नहीं है। टेम्परली इनएक्टिवेटेड बाय ईथर। अब यहां एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि क्योंकि ये एनिमल है, यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग फीमेल अलग, तो दूर से ही देखकर आप पहचान लो कौन मक्खा है, कौन मक्खी, कौन मेल कौन फीमेल। ऐसा नहीं यूं माइक्रोस्कोप से देखना पड़े कौन मेल है कौन फीमेल, क्योंकि यहां पर अब सेक्स डिफरेंट होगा। हमारी तरह इनमें भी एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल होता है, तो क्लियर कट डिफरेंशिएशन होता है। ऐसा कुछ मटर के साथ नहीं था। मटर में तो जिसको हमने मेल चूज करा उसके पोलन ले लिए थे, क्योंकि मटर बाइसेक्सुअल थी पेड़, पर यहां यूनिसेक्सुअलिटी है। सो क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स, यानी मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल। आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लिखो लिखो लिखो, क्लास में लिखना है, बहुत टाइम दे रही हूं। स्टूडेंट्स आपको एनिमल किंगडम अगर याद हो, जूलॉजी में आप जहां भी पढ़ रहे हो, 2.0 3.0 सब जगह एनिमल किंगडम हो चुका है। एनिमल किंगडम में अगर एस्कैरिस याद हो, राउंड वर्म, तो उसमें भी मेल छोटा था और फीमेल लंबी थी। सेम ऐसे ही यहां होता है, मेल छोटा और फीमेल लंबी होती है। तो मेल स्मॉलर होता है और फीमेल के पास एक पाउच होता है, ओवीपोजिटर, नाम ही है ओवी, यानी उसमें ओवम अंडा रहता है, यहां वो एब्सेंट होता है। तो ऐसे करके जिन्हें नॉलेज है वो साइंटिस्ट तुरंत पहचान जाते हैं ये मेल है या फीमेल है ड्रोसोफिला। अब इनमें कई तरह के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जेनेटिक लेवल पर, हेरिडिटी लेवल पर। और अच्छी बात है कि बहुत सिंपल से लो पावर माइक्रोस्कोप से वो वेरिएशंस आसानी से दिख जाते हैं, कोई बड़ा भारी भरकम माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। सो मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशंस सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप, लो पावर माइक्रोस्कोप। प्लीज लिखिए, ये सारे रीजंस बने वाई मॉर्गन चोज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अब मान लीजिए कि 2 एनिमल्स हैं, 2 चॉइस है हमारे पास, उनमें ये सारे 8 पॉइंट सेम है, सबका साइज सेम है, सब इजीली ग्रो कर जाते हैं, पूरे साल ब्रीडिंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं सिंगल मीटिंग से ही, सब में मेल फीमेल अलग से आसानी से दिख जाते हैं। मान लो ये सब कुछ कॉमन है, पर एक के अंदर
46 क्रोमोसोम्स हैं टोटल, यानी 23 पेयर, उन पर सारे कैरेक्टर के जीन्स हैं। और एक में केवल 8 ही क्रोमोसोम्स हैं, यानी 4 पेयर, और उन पे सारे कैरेक्टर के जीन्स हैं। मुझे बताओ ज्यादा इजी किसे स्टडी करना है, जिनमें कम क्रोमोसोम पे सारे जीन्स हैं या जिनमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स स्टडी करने पड़ेंगे, तब जाकर सारे कैरेक्टर्स को मैं स्टडी कर पाऊंगी? कम। जी हाँ स्टूडेंट्स, इनके अंदर केवल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 4 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, और उन्हीं पर इसके सारे कैरेक्टर के जीन्स होते हैं। एक और बड़ी अच्छी बात होती है कि इसके क्रोमोसोम्स बड़ी आसानी से दिखते हैं, क्लियरली दिखते हैं कि ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, ये क्रोमोसोम 3 और ये सेक्स क्रोमोसोम है, अगर आपको नॉलेज है। ऑफ कोर्स 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं ना, अपन ने पढ़ा था, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। बड़े इनके चारों क्रोमोसोम्स अलग अलग तरह के होते हैं, इजीली पता चल जाता है कौन सा क्रोमोसोम 1 है, कौन सा 2, कौन सा 3, कौन सा एक्स, कौन सा वाई। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इजी स्टडी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्मॉल नंबर में है क्रोमोसोम, और मॉर्फोलॉजिकली दिखाई देने में, एक्सटर्नल अपीयरेंस सबका अलग अलग यूनिक है। 2n इज इक्वल टू 8, हमारे में 2n इज इक्वल टू 46 है। टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 जोड़े, इनके में 8 क्रोमोसोम्स हैं, 4 पेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये सपोज 1 हो गया, क्रोमोसोम 1 है ना, ये सपोज, मतलब ऐसे समझ लो, जैसे ये मान लो क्रोमोसोम 1 हो गया, 1 इसकी 2 कॉपी होगी। ये सपोज क्रोमोसोम 2 हो गया, इसकी भी 2 कॉपी होगी, है ना। ये सपोज क्रोमोसोम 3 हो गया, इसकी भी 2 कॉपी होगी। इसके अलावा बेटा हमारी तरह या तो एक्स वाई होता है या एक्स एक्स होता है। ये फीमेल में होगा, ये मेल में होगा। तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6, और या तो ये होगा या तो ये होगा। इनमें से जो एक्स वाला क्रोमोसोम होता है वो लंबा और सीधा होता है, और वाई वाला क्रोमोसोम छोटा और ऐसे हुक्ड होता है। एक्स वाला सीधा और लंबा होता है, और वाई वाला ऐसा छोटा सा और हुक्ड होता है। यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम भी डिफरेंट डिफरेंट हैं दिखने में, मेल्स में डिफरेंट हैं। एक लंबा स्ट्रेट है एक्स, और एक छोटा और हुक्ड है वाई। तो एक्स और वाई भी बड़े आराम से दिख जाते हैं कि एक्स एक्स है या एक्स वाई है। इजी है स्टडी करना। चलिए, आइए प्लीज एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए सब लोग। एक बार प्लीज एनसीईआरटी ओपन करो बेटा। ये वाला फिगर निकालो, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। मेल छोटा है और फीमेल बड़ी है, तो ये बड़ी वाली फीमेल है और ए वाला मेल है। ये अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। लिख लिया यहां तक? चलो, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी लिखा हुआ है, ये पहली क्लास में अपन ने, वैसे अपन ने लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स एक बार सब लोग अपनी जरा दिमाग में, मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, लिंक्ड जीन्स, अनलिंक्ड जीन्स, कंप्लीटली लिंक्ड और इनकम्प्लीटली लिंक्ड, जरा दिमाग में चलाओ, देखें कितने स्टूडेंट्स को याद आता है। दिमाग में चलाओ, मैं आपको टाइम दे रही हूं। मैंने लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 5 में जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ाया था, तब आपको बताया था। लेक्चर 5, आपका ही लेक्चर 5 लगाया है मैंने, आपका ही लेक्चर 5 लगाया है। डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो पढ़ाया था, उसका मैंने अपवाद बताया था आपको बेटा, लिंकेज अगर याद हो। लेक्चर 5।
कितने स्टूडेंट्स को ये याद आ रहा है कि अगर 2 कैरेक्टर के जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर हैं तो उन्हें अनलिंक्ड कहेंगे? इस केस में 4 तरीके के गैमीट्स बनेंगे इन इक्वल प्रपोर्शन। 25% ईच बनने का चांस है, 25% ईच। 25% कैपिटल वाई कैपिटल आर, 25% स्मॉल वाई स्मॉल आर, 25% कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई और 25% स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। यहां लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होगा। कितने स्टूडेंट्स को ये याद आ रहा है? यार जरा यस या थम्स अप भेजिए। याद आ रहा है? चल, सेकंड हमने पढ़ा था उसी लेक्चर के अंदर, लेक्चर 5 में, कि अगर 2 कैरेक्टर के जीन्स सेम क्रोमोसोम पर हैं तो वो लिंक्ड हैं, बट वो कंप्लीटली भी लिंक्ड हो सकते हैं अगर इतना पास पास हैं कि उन्हें क्रॉसिंग ओवर भी जुदा नहीं कर सकती। हमेशा कैपिटल वाई और कैपिटल आर अगर इधर हैं तो वही जाएंगे साथ, यहां स्मॉल वाई स्मॉल आर ही जाएंगे। ऐसा भी हो सकता था बेटा कि कैपिटल वाई स्मॉल आर होता, स्मॉल वाई कैपिटल आर होता, तो भी हमेशा फिर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर, यानी 2 ही तरह के गैमीट्स बनते। यहां लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं होता। कितने स्टूडेंट्स को यह सब कुछ याद आ रहा है? सेम क्रोमोसोम पर क्लोजली रिलेटेड है, इसे हमने कंप्लीट लिंकेज कहा था। याद आ रहा है बेटा? कांट बी, लिख लो, कांट बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, कांट बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, कांट बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। थर्ड सिचुएशन हमने पढ़ी थी, वहां भी 2 कैरेक्टर के जीन सेम क्रोमोसोम पर हैं पर दूर दूर हैं, यानी लिंक्ड हैं बट इनकम्प्लीटली लिंक्ड है। यहां पर चांस है कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई जाए, या अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई, मान लो ये पीस टुकड़ा इधर चला गया, इसका पीस इधर आ गया, जब प्रोफेज में पेकाइटिन स्टेज है तो अभी भी स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ आ जाएगा और कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ आ जाएगा, यानी यहां पर 4 टाइप के गैमीट्स बनने का चांस है। बट अब फुल कंसंट्रेशन चाहिए। क्या यहां पर इक्वल चांस है? सोचो, यस या नो। क्या यहां पर इक्वल चांस है? यस या नो, सोचो बेटा। यहां तो इक्वल चांस है, क्योंकि चांस की बात है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, या कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और जब मेटाफेज 1 है तो स्मॉल आर इधर हो कैपिटल आर इधर हो, बिल्कुल हो सकता है। तो 25-25-25-25% चांस है। बट यहां पर क्या है बेटा, बड़ा ध्यान से सुनो, यहां पर वो मेटाफेज वाला पंगा नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम तो सेम है। क्रॉसिंग ओवर कितना परसेंट हो उस पर डिपेंड करेगा कि कितने परसेंटेज में कौन सा गैमीट बनेगा, यानी इन अनइक्वल प्रपोर्शन। वो डिपेंड करेगा कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी क्रॉसिंग ओवर होती है। जितनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी उतना नया कॉम्बिनेशन बनेगा, वो उन सब बातों पे डिपेंडेंट है। कितने स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई, इक्वल एंड अनइक्वल? यानी दे कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि ये दूर दूर हैं। बेटा यहां पर भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं होगा, अब बता रही हूं, क्योंकि ये अनइक्वल प्रपोर्शन में हो रहा है। अब इसको करेक्ट करिएगा। ये धीरे धीरे पढ़ा रही हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूं।
यस, रॉन्ग नहीं बताया था। आपको इक्वल और अनइक्वल तब तक बता नहीं सकती थी, क्योंकि तब तक मुझे यहां पे लेकर आना था, आपको इस कॉन्सेप्ट पर लेकर आना था। अब ध्यान से सुनिए, यानी हम क्या कह सकते हैं कि जीन्स 3 तरह के हैं। जीन्स 3 तरह के हैं। एक है अनलिंक्ड जीन्स। अब मैं पूरी डिटेल नहीं लिखवा रही हूं, ये आपका होमवर्क होगा इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना। अनलिंक्ड जीन्स में आप क्या क्या लिखोगे, आप ये सब लिखोगे। ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, 4 टाइप ऑफ गैमीट्स इन इक्वल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलोज। नाउ सेकंड, टाइटली लिंक्ड जीन्स। टाइटली लिंक्ड जीन्स, टाइटली लिंक्ड है, जिसे हम कह रहे हैं कंप्लीटली लिंक्ड। कंप्लीट लिंकेज, टोटल लिंकेज है, जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं आपस में, क्रॉसिंग ओवर भी अलग नहीं कर सकती। इसमें आप ये सारा लिखेंगे। सेम क्रोमोसोम, टाइटली लिंक्ड, क्लोजली लोकेटेड, cannot be separated by crossing over, only 2 types of gametes, do not follow law of independent assortment। और थर्ड होगा, सेम क्रोमोसोम पर है पर दूर दूर है, लूजली लिंक्ड जीन्स। लूजली लिंक्ड है, ये है जिसे हमने कहा था इनकम्प्लीटली लिंक्ड है, इनकम्प्लीट लिंकेज। यहां पर आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। सेम क्रोमोसोम बट डिस्टेंट, कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, 4 टाइप के गैमीट्स इन अनइक्वल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डू नॉट फॉलो। बेटा गलती मत कर देना 2 और 3 नंबर के चक्कर में, इसीलिए डिटेल भी लिख दी है मैंने। अनलिंक्ड, टाइटली लिंक्ड, लूजली लिंक्ड, गलत मत लिख देना। थोड़ा नकल करते में अकल का इस्तेमाल करना, क्योंकि उस दिन मैंने इसे 2 बोल दिया था, इसे 3 बोल दिया था, लिखते में समझाते में। आप ऐसा कुछ नहीं है, कोई नंबरिंग नहीं है ऐसी, पर आप गड़बड़ मत करना, ठीक है। सिर्फ आपको इतना होमवर्क कर कर आना है, यहां पर लिख लेना एक बार दोबारा से, और नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। कल की बहुत जबरदस्त क्लास होगी, जहां पर एक्चुअली मैं इस वर्ड का मतलब समझाऊंगी, लिंकेज। अभी तक मैंने नहीं समझाया, बहुत प्यारी दोस्तों की कहानी से अभी नहीं समझाया है। तो आज की क्लास में हमने, अगर हम बेसिकली बात करें, आज की क्लास में, एक सेकेंड, हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा है सबसे पहले। 1 मिनट बेटा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा सबसे पहले। उसके बाद हमने, ये मैं कल पढ़ाऊंगी, 1 मिनट, अभी लग गया है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस भी कल करेंगे हम ढेर सारे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा, एनसीईआरटी के वो 2 डायग्राम्स देखे, जहां पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रोमोसोम बिहेवियर कैसे शो करता है। और उसके बाद हमने हल्की सी रिविजन कर लिया, लिंक्ड जीन्स, अनलिंक्ड जीन्स, उसमें भी लिंक्ड में टाइटली लिंक्ड है, कंप्लीटली लिंक्ड है, या इनकम्प्लीटली लूजली लिंक्ड है। और फिर हमने बात की कि व्हाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाज चोजन बाय थॉमस हंट मॉर्गन। कल की क्लास बहुत जबरदस्त होगी, हम लिंकेज पढ़ेंगे। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लिंकेज में कंफ्यूजन होता है, मुझे प्लीज बताइए। और आपके 2 मिनट लगेंगे, बट मुझे जरूर फीडबैक देना कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मस्त तरीके से समझ आया या नहीं, क्रोमोसोमल थ्योरी अच्छे से समझ आई या नहीं। और हम कल क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बाय एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।